बातें मत करो, बैठ जाओ चुपचाप आराम से। बातें मत करो। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वीक से 1 मिनट, आपको मैंने बताया था नेक्स्ट वीक से 5 टेस्ट होंगे। हमेशा ध्यान दो, 5 टेस्ट होंगे जिसमें एक पक्का टाइम वैल्यू मानेगा तो चलेगा। जो कि नए बच्चे अगर कोई आता है वो नहीं लेंगे, बट पुराने बच्चे आप सबका चलेगा, ठीक है। और जो भी करंट टॉपिक सब पढ़ाएंगे वो भी होगा और टाइम वैल्यू मनी भी होगा। तो अगले हफ्ते से जो टेस्ट हमारा स्टार्ट होगा, 1 मिनट भी लेट नहीं करूंगा, 10:10 से। अभी तक तो चलो 10:25 हो जाते हैं, 10:30 हो जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो बच्चा लेट आएगा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, चाहे उसमें 2 मिनट जो जितना है। 10:10 में मैं स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट तो 10 पे कर, आप 1-2 मिनट तक चलोगे सर, ऊपर नीचे क्या 1-2 मिनट से 2 मिनट 2 मिनट ये 2 मिनट कह रहे हो ना, 10 मिनट दे रहा हूँ इसलिए 10 बजे का टाइम है सर। टाइम 10 बजे का है, 10 मिनट एक्स्ट्रा वो नहीं चाहिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा करके आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। उसमें क्या चलो टाइम की बात कर लेते हैं। आपका अकाउंट्स में और लॉ में कितने मिनट होते हैं? 3 घंटा, 180 मिनट होते हैं। प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। 195 मिनट्स, कितने नंबर का पेपर होता है? 100 मार्क्स। तो एक नंबर के लिए कितने मिनट हो गए? 1.95 मिनट, और मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। 10 नंबर का पेपर होगा 20 मिनट, इस टाइप से 20 का होगा, 15 का होगा, 20 का, इस सब से हम बनाते हैं। गलत है कोई? अच्छा, उसके लिए इको एंड मैथ के लिए तो और भी कम मिलता है, बट मैं आपको ज्यादा देता हूँ। 120 मिनट मिलते हैं सिर्फ 100 मार्क्स के लिए, 2 घंटे का पेपर होता है। 1 मार्क के लिए हो गया 1.2 मिनट। अब देखो, अगर 10 नंबर का पेपर है तो सिर्फ 12 मिनट में करना है एग्जाम में। आपको करना भी और गोले फिल भी करने होगा, ओएमआर शीट मिलती है, गोले वहां फिल करने होते हैं। ये सारा काम आपको इसमें करना है 2 घंटे में। तो टाइम कम का मत बोलो, आपकी स्पीड कम है। आप जिसको स्पीड लगती है मेरी जो है, आप इसका देखो, मुस्कान का सबसे पहले पेपर देती है लॉ का, नंबर भी ठीक आते हैं। सबसे लेट में। हाँ, तो आप इसका देखो ना कि ये कैसे लिखती है, क्या लिख रही है, क्या कर रही है, कैसे लिख रही है। खुद की स्पीड को फास्ट करो। फास्ट कैसे होगा? घर पे जाके ना नोट्स बनाओ, लॉ के इको के नोट्स बनाओ। जितना आप लिखोगे उतना अपने आप स्पीड फील होगी, और कोई शॉर्टकट नहीं है। नोट्स बनाओ, घर पे जाके पढ़े रहते हो बस, थोड़ा बहुत रफली काम कर लिया, रफली सोल्व कर लिया, काउंट रफली, मैथ रफली पढ़ लिया, तो फिर स्पीड कभी इंक्रीज नहीं होगी। स्पीड इंक्रीज करनी है, सबसे बढ़िया तरीका है नोट्स बनाओ, अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाओ। अच्छी राइटिंग में ही आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अगर आप प्रोवाइडेड नोट्स बनाते हो घर पे डेली बेसिस पे। 1-2 घंटे अपने नोट्स पे लगा दो, डेली बेस पे नोट्स बनाओ अपने बढ़िया से, और उस नोट्स का बेनिफिट भी मिलेगा। पेपर में फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। पूरी किताब, इतनी मोटी किताब रिवाइज करना मुश्किल होता है। एक दिन पेपर से 1 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर तो आप रिवाइज कर लेते हो बुक से, बट पेपर से 1 दिन पहले अगर आपके पास एक रजिस्टर होगा, आपके हैंड राइटिंग में नोट्स होंगे, उससे जितना अच्छा रिवीजन हो सकता है उतना बुक से नहीं होगा। स्पेशली उन बच्चों को इनकी राइटिंग स्लो है, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट्स बनाओ। टाइम मैनेजमेंट का भी एप्रिसिएशन, बातें मत करो बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, factors of depreciation, methods of depreciation,
और आगे छोटे मोटे पॉइंट्स इसको बोल देते हैं मिसलेनियस पॉइंट्स, ये हम करेंगे। तो पहले तो थ्योरी की बात करते हैं, इसमें 4 टॉपिक थ्योरी के हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट एंड फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रैक्टिकल भी बहुत बड़ा है तो मैंने ऊपर तभी तो छोटा लिख दिया। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बहुत सारे आपके सिलेबस में 11th में तो आपने 2 ही पढ़े, एसएनए में यहाँ पे 5-7 हैं आपके सिलेबस में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 5-7 मेथड्स हैं। वो सारे मेथड्स पढ़ने हैं 1 बाय 1 करके। तो मैं सीधा अभी प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा, एसएनए मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, पहले थोड़ा सा थ्योरी करते हैं। और भी कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 11th के सिलेबस में नहीं है। चैप्टर का नाम वही है, देखो डेप्रिसिएशन 11th की बुक्स में, बट कई सारे ऐसे छोटे पॉइंट्स हैं, लाइक शुरू के 2-3 साल हमने एसएनएम लगाया, फिर चेंज करके डब्ल्यूडी भी कर दिया, या एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया, तो क्या असर पड़ेगा डेप्रिसिएशन पे अगर एसेट्स को हम रीवैल्यू कर देते हैं। लाइफ चेंज हो गई एसेट की, पहले शुरू में एसेट खरीदा, उसकी लाइफ थी 5 साल, बाद में आपने यूज किया तो आपको लगता नहीं है तो 7-8 साल चल जाएगा। तो लाइफ के चेंज करने से या कोई भी चेंजेस से, रीवैल्यूएशन से डेप्रिसिएशन पे क्या असर पड़ेगा, तो ये सब मैंने लिख दिया मिसलेनियस पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स जो लास्ट में करेंगे। तो अभी पहले थ्योरी करते हैं। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बताओ, ये तो आप पाते हैं। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन फिक्स्ड एसेट। ये शॉर्ट फॉर्म पेपर में नहीं चलती है, ध्यान रखना, पूरा लिखना डेप्रिसिएशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जो भी हम लिखते हैं वो पेपर में नहीं चलेगी, ना मेरे डेस्क में चलेगी। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ fall in the value या reduction in value, fall in the value किसकी, फिक्स एसेट, जिसको यहाँ पे एएस ने नाम दिया डेप्रिशिएबल एसेट, वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। फिक्स एसेट, इन दोनों में क्या फर्क है, डेप्रिशिएबल एसेट और फिक्स एसेट में क्या फर्क है, सिर्फ लैंड का फर्क है, जमीन पे तो डिडक्शन नहीं लगता, हो सकता है बट उसके जो रिसोर्सेज हैं नहीं, वो डिप्लीशन मेथड वो अलग है, वेस्टिंग एसेट्स अलग है, माइंस वगैरह जो कह रहे हैं। मैं सिंपल लैंड बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सिंपल खाली जमीन, वेकेंट लैंड, वो आपका फिक्स एसेट तो है बट उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता खाली जमीन पे, ठीक है। तो डेप्रिशिएबल एसेट जिस वो वाले फिक्स एसेट जिनमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसका भी डिस्कस करेंगे। ड्यू टू डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, इज अ फॉल इन वैल्यू, वैल्यू कम होना। कौन सी वैल्यू कम होना, ड्यू टू नेचुरल, नहीं ये रीजन बाद में। वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज होती है एसेट की, एक आपने खरीदा परचेज वैल्यू, एक होती है रीसेल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रीसेल वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू, कितनी आपकी बुक्स में है, बैलेंस शीट आपकी बुक्स में, बैलेंस शीट में कितने रुपए का एसेट है। तो एसेट की परचेज प्राइस की वैल्यू कम होना, या उसकी रीसेल वैल्यू कम होना, या बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसको कम होना, किस बात, कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं, जो परचेज वैल्यू। कोई भी चीज, जैसे मोबाइल फोन है, नया मॉडल आता है, महंगा मिलता है, फिर धीरे धीरे सस्ता होता रहता है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती है सस्ता होता है। तो किस चलो कोई भी नया फोन आया, उसका नया मॉडल आएगा तो पुराना सस्ता हो जाएगा, न्यू मोबाइल की बात कर रहा हूँ। बट अगर आपने एक मॉडल खरीद लिया, उसकी रीसेल वैल्यू भी कम होगी धीरे धीरे। मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा 20,000 का, उसकी रीसेल कुछ टाइम बाद 18 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी पुराने की। और एक बैलेंस शीट में अगर आप अकाउंट्स बना रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर एक एसेट की वैल्यू होती है, और उस एसेट की वैल्यू भी हम कम करते हैं धीरे धीरे एवरी ईयर। तो यहाँ किस वैल्यू की बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की, परचेज वैल्यू की, या मार्केट वैल्यू, रीसेल वैल्यू की, या बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। यहाँ बात हो रही नहीं, यहाँ बात हो रही है मार्केट वैल्यू की, रीसेल वैल्यू की। एसेट की वैल्यू कम होना दैट इज डेप्रिसिएशन। रीसेल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, कोई भी एसेट आप खरीदते हो, आपने मशीन खरीदी 50,000 की, उसको आप यूज करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसकी रीसेल वैल्यू कम होगी, ठीक है। क्यों कम होगी, क्योंकि एक तो आपने यूज किया, उसको पुराना कर दिया, दूसरा थोड़ा वियर एंड टियर हो जाता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। कौन कौन से रीजंस हैं जिससे वैल्यू कम होती है? सबसे पहला तो रीजन है यूज करना, डेली कंटीन्यूअस यूज। सेकंड रीजन क्या है, ये नोट्स बंद कर दो सब बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो, बिल्कुल ठीक है। वियर एंड टियर, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम के बीतने से भी वैल्यू कम होती है। और फोर्थ क्या है, ऑब्सोलेसेंस। समझो इस चारों। सबसे पहला तो है यूज,
आप एसेट को यूज कर रहे हो तो वैल्यू कम होगी, पुराना कर रहे हो। सेकंड है वियर एंड टियर, टूट फूट, मतलब स्क्रैच आ गया, थोड़ा गिर गया, थोड़ा कुछ टूट गया साइड बाय साइड, ठीक है ना। और लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की वीकनेस से भी कम होती है। गाड़ी जो आप 2010 मॉडल की ले रहे हो, 2015 मॉडल की ले रहे हो, तो किस मॉडल कौन से ईयर में परचेज किया था, तो टाइम के वीकनेस से भी वैल्यू कम होती है, ठीक है। आप एक नई स्कूटी या नई बाइक लो, उसको सील पैक करके थैली वैली चढ़ा के बढ़िया से रख दो 10 साल, क्या उसकी वैल्यू कम नहीं होगी? होगी ना। तो टाइम के वीकनेस से भी वैल्यू कम होती है। ऑब्सोलेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो नई नई चीजें आ रही, आप 10 साल पुराना मॉडल को आप 2020 के मॉडल से, 21 के मॉडल से कंपेयर नहीं कर सकते। ऑब्सोलेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, तो उस नए फीचर के हिसाब से भी पुराने जो फीचर्स के एसेट थे उनकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन इन चारों की वजह से होता है, इज द फॉलोइंग वैल्यू, एसेट की वैल्यू कम होना, रीसेल वैल्यू कम होना, मार्केट वैल्यू कम होना, बिकॉज ऑफ दीस फोर रीजंस। बट हर एक एसेट में एक रीजन मेन होता है, होते चारों हैं, कोई भी एसेट आप लगाओ रीजन चारों होते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, बट हर एसेट में एक मेन रीजन होता है। मैं भी एग्जांपल लूंगा, आपने बताना है इसमें मेन रीजन कौन सा है। कार, कार में इन चारों में सबसे ज्यादा रीजन कौन सा होगा? पक्का? देखो, अगर अमेरिका की बात करें तो यूज कितने किलोमीटर चली है, इंडिया की बात करें तो लैप्स ऑफ टाइम, मॉडल कौन सा है। सबसे पहले तो सवाल ये आता है भाई कौन सी ईयर की गाड़ी है, मॉडल कौन सा है, चली जाए कितनी भी हो, ठीक है ना। तो ये दो मेन रीजन है उसमें, यूज एंड लैप्स ऑफ टाइम। बट इंडिया के अंदर ज्यादातर देखा जाता है मॉडल कौन सा है, लैप्स ऑफ टाइम वाला। सेकंड नंबर पे फिर यूज भी है, कितने किलोमीटर चली, तो 1 लाख किलोमीटर वाली गाड़ी सस्ती मिलेगी कंपेयर टू 50,000 किलोमीटर जो गाड़ी चली, और 2018 वाली गाड़ी महंगी मिलेगी कंपेयर टू 2015 मॉडल की गाड़ी जो है। सेकंड हैंड गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? बिल्डिंग में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिल्डिंग में वियर एंड टियर, दिखने में कैसी, क्योंकि टाइम में इतना फर्क नहीं पड़ता बिल्डिंग का, बिल्डिंग 50-100 साल चलती है लंबा, ठीक है। तो वियर एंड टियर मतलब रिनोवेटेड कितना है, टाइलें वाइलें लगा रखी हैं, कितना बढ़िया से पेंट कर रखा है, तो दिखने में कैसी है, दैट इज तो बिल्डिंग की वैल्यू डिसाइड हो जाती है। तो सबसे मेन बिल्डिंग में होता है आपका वियर एंड टियर, यूज करने से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं बिल्डिंग में, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट होता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स आजकल लेटेस्ट बन रही है, अर्थक्वेक प्रूफ बन रही है, अर्थक्वेक ही वहां पे नहीं आ सकता, टेक्नोलॉजी ऐसी है, ठीक है ना। बिजली गिरती है, देखा आपने ऊपर बिल्डिंग के ऊपर वो लगा होता है एंटीना, तो बिजली से बचाव हो जाता है। अर्थक्वेक प्रूफ भी है, कुछ ऐसी चीजें लगाते हैं कि अर्थक्वेक आएगा तो गिरेगी नहीं, बच जाएगी, ठीक है। चलो, और मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, यूज करने से इतना नहीं होता, इतना ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, 6 महीने में 7 में नया मॉडल आ जाता है, ठीक है ना। लैपटॉप के अंदर भी ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, तो हम ये सीख गए। चलिए अब इस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? एसेट की वैल्यू कम हुई, मान लो आपने एक एसेट खरीदा 50,000 रुपए का, और ये फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में, और 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होगी 45,000, ठीक है, या 40,000 कम होगी, 10,000 क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, ये उसकी मार्केट रीसेल वैल्यू है। तो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब वो डेप्रिसिएशन को बुक्स में लगाएंगे, एंट्री करोगे डेप्रिसिएशन टू एसेट को, मैं बाद में कराऊंगा एंट्री वगैरह। तो एसेट की वैल्यू कम करके 50 का एसेट आपने खरीदा, तो आपने एंट्री कर दी मशीन टू कैश 50,000 या मशीन टू बैंक 50,000। उसके बाद 1 साल आपने यूज किया तो उसकी वैल्यू 40 हो गई, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टू मशीन 10,000, एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर कर देंगे, 40 से बिक सकती है तो 40 के बराबर हमने उसको कर दिया 40,000। क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? नहीं करेंगे पड़ी रहने दो 50 में, जितनी आपने खरीदी है उतनी में पड़ी रहने दो बैलेंस शीट में। क्यों करते हैं? डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं? नहीं, ये कोई रीस ऐसा कोई मतलब नहीं है। सर कि हमें पता है हमने कितने में खरीदी थी और अब कितने की हो गई। नहीं, कितने में खरीदी थी वो तो सर, 50 में एक तो साथ हमारा लॉस हो जाता है, उससे हम लॉस को ऐसे डिवाइड कर देते हैं। चलो, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द करेक्ट प्रॉफिट, एंड सेकंड है ट्रू एंड फेयर व्यू of financial statements.
पहला करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, जैसे करेक्ट प्रॉफिट कैसे आता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम पहले आप सेल से परचेज कंपेयर करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, कुछ तो याद होगा थोड़ा थोड़ा। सेल में से परचेज माइनस करके आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चे माइनस करते हो, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, स्टेशनरी, तो क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, लॉस है। तो ये अगर माइनस नहीं करोगे प्रॉफिट में से तो प्रॉफिट गलत आएगा। आप इतने सारे एसेट्स यूज कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, ये भी बिजनेस का एक नुकसान है, लॉस है, उसको लेना चाहिए, तभी करेक्ट प्रॉफिट आएगा, नहीं तो प्रॉफिट सही नहीं आएगा, गलत प्रॉफिट आएगा। पहले तो ये। दूसरा, अगर आप ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो, बैलेंस शीट में मशीन 50,000 की दिखाते हो, ठीक है, हमेशा 50 की रहेगी हर साल, तो वो दैट एसेट इज नॉट शोइंग इन ट्रू एंड फेयर व्यू। आप हमेशा कभी फीचर्स पढ़ना बैलेंस शीट के, प्रॉफिट लॉस के, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड रिप्रेजेंट इन ट्रू एंड फेयर व्यू। जो आपके जो है बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस है, वो आपके ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसमें। अगर उसमें 50 की मशीन है, 10 साल बाद भी 50 की है, तो गलत है, उसकी रीसेल वैल्यू हो सकता है 4,000 रुपए रह गई 10 साल के बाद। आप दिखा रहे हो 50, हमारे पास मशीन 50 की, एसेट 50,000 के, तो गलत व्यू दिखा रहे हैं ना, गलत एसेट्स दिखा रहे हैं। सही एसेट वही होते हैं जो उसकी रीसेल वैल्यू है। तो इसी वजह से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ताकि एसेट जो है मार्केट वैल्यू के आसपास रहे। अब आसपास में क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होता। हम हर 31 मार्च को मार्केट में जाके पूछते नहीं भाई कितने का बिकेगा, कितने का, उतने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन अपने स्टैंडर्ड तरीके से लगाते हैं। कौन सा तरीका है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडी मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, बहुत सारे मेथड्स में कराने वाला हूं। डेप्रिसिएशन हम एक स्टैंडर्ड तरीके से लगाते हैं किसी भी मेथड से, और ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के नियरेस्ट रहे, आसपास रहे। इतना टाइम नहीं होता कंपनी के पास कि हर 31 मार्च को जाए। मान लो कंपनी के पास 500 एसेट है, तो क्या 500 एसेट की मार्केट वैल्यू पता करने बैठेगी 31 मार्च को? नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। और एसेट को प्रैक्टिकली बेचना भी नहीं। फिक्स एसेट जो आप परचेज करते हो, दैट उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर परचेज्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर यूज। बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बेचने के लिए। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो रही है, बट बेचना थोड़ी आपने। डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना है, और दूसरा क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कि बैलेंस शीट है, प्रॉफिट है, वो एक सच्चाई दिखाए, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, गलत ना दिखाए, सही एसेट्स होने चाहिए। तो ये दो रीजन है इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, इन शॉर्ट में बता देता हूं। इन शॉर्ट होता है ऑल फिक्स एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। बट लॉ में, एएस में लैंग्वेज ये आपका स्टैंडर्ड है, एएस 10 कवर करता है डेप्रिसिएशन को। डायरेक्टली एएस आपके सिलेबस में नहीं है, बट कुछ चैप्टर्स में तो है। जैसे डेप्रिसिएशन का एएस 10 कवर करेगा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एएस 2 कवर करेगा। बाकी आप सी इंटर में आओगे, फाइनल में आओगे, तो वहां पे आप सारे एएस पढ़ने वाले हैं। आधे एएस सी इंटर के सिलेबस में और आधे एएस सी फाइनल के सिलेबस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू करे, किसने बनाए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं? आपके सी इंस्टीट्यूट ने बनाए, आईसीआई ने बनाए। तो उसको सभी कंपनीज को या बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनको फॉलो करना कंपलसरी है। इंडिया के अंदर तो कंपलसरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए हैं? ताकि सभी का जो है एक सेम फॉर्मेट से, एक सेम प्रिंसिपल से अकाउंटिंग करी जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एसएल लगा रहा है, कोई डब्ल्यूटी लगा रहा है, कोई स्टॉक को वैल्यू कर रहा है कॉस्ट पे, कोई स्टॉक को वैल्यू कर रहा है मार्केट प्राइस पे। अगर हर कंपनी अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करने लगेगी तो उनके हम प्रॉफिट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, डाटा कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड बना दिया कि सबको इसी को फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का एज 10 है। डेप्रिशिएबल एसेट का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट मैंने बताया सारे के सारे फिक्स एसेट लैंड को छोड़कर दे आर डेप्रिशिएबल एसेट। एएस पे क्या लिखा हुआ है? Those assets, depreciable assets are those assets which are, लिखना मत, आपके नोट्स में सब पूरे लिखा हुआ है, कुछ भी नोटिंग नहीं करना, इसमें मैंने आपको प्रिंट करके दिया हुआ है। Those assets which are purchased not for the purpose of resale, resale करने के लिए नहीं खरीदते, बट फॉर यूज करने के लिए इन द बिजनेस।
यूज करने के लिए खरीदते हैं। हेल्ड फॉर मोर देन 12 months, 12 महीने से ज्यादा के लिए होंगे। एंड थर्ड, हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसमें प्रॉफिट्स भी आपको आएंगे। तो फिक्स एसेट जो कि परचेज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर द पर्पस ऑफ यूज करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। हाँ 5-10 साल में पुराना हो जाएगा तो स्क्रैप उसको तो बेचोगे आप, स्क्रैप को तो बेचोगे कबाड़ी को, बट स्टार्टिंग में पर्पस बेचना नहीं होता, यूज करना होता है। कोई भी एसेट है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आपके एसेट्स हैं, गाड़ी, कार, ऐसे। हेल्ड फॉर मोर देन 12 months, ऑब्वियसली बात है यूज करने के लिए है तो 1 साल से ज्यादा नहीं होगा, चलेगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे एसेट अगर आपको लगता है कि भाई वो 1 साल से कम चलेंगे या जो है उसको हम सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हैं, जो 2-4-6 महीने कोई आपको लगता है 6 महीने चलेगा, जैसे आपकी जो चेयर पे आप बैठे हो, मुझे भरोसा नहीं कितना चलेगी, तो मैंने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना हुआ, ठीक है। फिर भी अगर जान करके तोड़ोगे तो फिर मैं इस पे फाइन लगा दूंगा, ठीक है, अनजाने में कोई बात नहीं। हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ऐसे एसेट जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी इतना डीप आता नहीं है। सीए इंटर में फाइनल में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एक कंपनी ने ऐसे कुछ खरीद लिया एसेट में जो उसके काम का ही नहीं है, या मान लो आपने कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज करते हैं, पहले सीडी आती थी, देखा आपने? सीडी से पहले कुछ आता था, कैसेट आती थी, बिल्कुल बंद हो गई। सीडी भी बंद होने वाली है, लगभग बहुत रेयर चलती है, कौन खरीदता है? सब पेन ड्राइव चल पड़ी है, और आपको पता है पेन ड्राइव बहुत कम हो गई है। अब क्या चल पड़ा है? वो भी कम हो गया है। मेन किस यूज आती थी पेन ड्राइव और चिप्स? डाटा ट्रांसफर या डाटा रिकॉर्डिंग। अब इंटरनल हार्ड डिस्क और डाटा ट्रांसफर के लिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है व्हाट्सएप के थ्रू और बाकी चीजों के थ्रू। तो अब धीरे धीरे पेन ड्राइव का यूज ही बहुत रेयर हो गया, बहुत ही रेयर। अब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है डाटा वाईफाई के थ्रू, और कुछ एप्स, अगर कोई हैवी फाइल्स है उसकी भी एक ऐप आती है ना, शेयर इट करके, कौन सी ऐप आती है, हैवी फाइल्स भी ट्रांसफर हो जाती है, विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स ट्रांसफर हो जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती जा रही है, ठीक है। तो बहुत रेयर सीडी रह गई। कैसेट की बात कर लेते हैं। कंपनी ने वीडियो कैसेट का एक मशीन खरीदी वीडियो कैसेट बनाने की या ऑडियो कैसेट बनाने की, और पता लगा 1-2 साल में वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई, सीडी आ गई। तो वीडियो कैसेट बनाने की मशीन क्या वो फ्यूचर में बेनिफिट देगी? नहीं देगी ना, तो उसको एसेट ट्रीट नहीं कर सकते, उसको या तो साइड में रख दो, उसको बेच दो, जो भी है कंपनी से जो भी हेल्ड फॉर रीसेल कर देगी, उसको हेल्ड फॉर रीसेल में आ जाएगा, बट वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा। तो एसेट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको यूज करने के लिए खरीद रहे हो, मोर देन 12 मंथ्स के लिए रखोगे, और उसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 3 फैक्टर होते हैं, 3 चीजें पता होनी चाहिए तो आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? फर्स्ट इज कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट, जिसका एक नाम और भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा लाइफ, जिसको हम यूजफुल लाइफ पे कहते हैं। तीसरा क्या होता है? रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ये 3 चीजें आपको पता है तो किसी भी मेथड से, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वाला मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई भी मेथड से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हो अगर आपको ये 3 चीजें पता है। दे आर द फैक्टर्स, ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट, कितने में आपने खरीदा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कितने में आपने खरीदा। लाइफ का मतलब कितना चला नहीं, कितना चलेगा। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर से लगाना है, तो ये एक्सपेक्ट करना होता है, ठीक है, एस्टिमेट करना होता है कितना चलेगा। रेजल वैल्यू, कितने में बिकेगा। तो ये चीज पहले समझो। कॉस्ट जो होती है वो एक्चुअल होती है, और ये दोनों एस्टिमेटेड होते हैं। एस्टिमेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपको पहले साल से लगाना है, फर्स्ट ईयर से ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो कॉस्ट तो आपको पता होगी जितने में आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद जो डेप्रिसिएशन लगेगा, बिना खरीदे थोड़ी कॉस्ट थोड़ी एस्टिमेटेड होती है। कॉस्ट तो आपने खुद पे करी होगी कैश में या चेक से, कितने में आपने खरीदा ऐसे,
और उसके बाद अब पहले साल से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है फर्स्ट ईयर से, तो फिर एस्टिमेशन की बात रहती है। हम एस्टिमेट करेंगे कितना चलेगा और उसके बाद चलने के बाद कितने में बिकेगा, दैट इज रेसिडुअल वैल्यू। लाइफ खत्म होने के बाद कितने में बिकेगा, दैट इज रेसिडुअल वैल्यू। ये भी एस्टिमेट करना होता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर कैसे पता लगेगा लाइफ को, कैसे एस्टिमेट करें, बेस क्या होगा एस्टिमेट करने का। फर्स्ट बेस इज योर पास्ट एक्सपीरियंस। पिछले आप कई सालों से बिजनेस कर रहे हो, तो ये सिमिलर एसेट्स आपने पहले भी खरीदा होगा, तो पास्ट एक्सपीरियंस से पता लगता है कितना चलेगा। ये सुनो, है ना। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पहले ही साल होता आपका बिजनेस का, तो कैसे पता लगेगा। तो दूसरों की एक्सपीरियंस किसी और से पूछ लो, ठीक है ना। तो या तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से या किसी और के एक्सपीरियंस से। गाड़ी हम बोलते हैं 10 साल चलती है, चाहे आप नई गाड़ी खरीदो, क्योंकि दूसरों का एक्सपीरियंस ही है, पिछले जिन्होंने पहले गाड़ी खरीदी है, मैक्सिमम 10 साल चलेगी, उसका बेचना पड़ेगा। वो भी तब है जब आप ढंग से चलाओगे। ये 4, 5, 6 साल चलती है बस, ठीक है। चलिए कॉस्ट को मैं भी डिटेल में बताऊंगा, वैसे मैं करा भी चुका हूं चैप्टर कैपिटल लिविंग एक्सपेंडिचर का, बट अभी कुछ और डिस्कस कर रहा हूं। मान लो मिस्टर ए ने खरीदा एक एसेट 50,000 का, उसने 3 साल यूज किया और मिस्टर बी को सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 40,000 में। उसने यूज किया 2 साल और मिस्टर सी को सेल कर दिया 30,000 में। कम कर देते हैं 15,000। उसके बाद उसने यूज किया 5 साल 5 years और उसने सेल कर दिया मिस्टर के को, के कबाड़ी, कितने में? 5,000 में या 500 रुपये में स्क्रैप हो गया। तो 3 साल इसने यूज किया ए ने, 2 साल बी ने और 5 साल सी ने। लास्ट में कबाड़ी को दे दिया 500 रुपये, खराब, मतलब लाइफ खत्म हो गई। तो सी किसी के पापा ही होंगे। ए के लिए कॉस्ट कितनी है? ए के लिए कॉस्ट कितनी है? 50,000। लाइफ कितनी? 3 साल या 10 साल? देखो 3, 2 और 5 10 साल होती है। तो ए के लिए लाइफ जो होगी डेप्रिसिएशन लगाने के लिए वो 3 साल होगी या 10 साल होगी? 10 साल। पक्का? पर उसने यूज 3 साल कर लिया, उसके लिए 3 साल ही होगी। तो यूजफुल लाइफ का मतलब टोटल लाइफ नहीं होता, टोटल लाइफ ऑफ एसेट नहीं होती। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है द लाइफ, द पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज, जितना आप खुद यूज करना चाहते हो। और ये हर पर्सन के अलग होता है। कोई एसेट को बिल्कुल स्क्रैप होने तक यूज करता है और कोई एसेट को जो है 2-3 साल में बदलता रहता है। लाइक काफी लोग आपने देखा होगा मोबाइल को, ठीक है, हर 6 महीने साल में बदल लेते हैं। और काफी लोग मेरे जैसे कंजूस 10 साल चलाते हैं, जब तक मेरी गुड़िया तोड़ती है उसको बस। अभी तक मेरे पास 4 फोन पड़े हैं स्क्रैप में, मैंने कबाड़ी को भी नहीं दी फोन लेगा, ठीक है। एक फोन मैंने अभी फेंका था जो मैंने 2005-6 में खरीदा था, ठीक है। कुछ बड़े अलमारी के अंदर रखा हुआ था, तो मैं रख देता हूँ कि शायद रिपेयर हो जाए। तो फोन में रिपेयर कराता रहता हूँ, खराब होता रहता है, रिपेयर होता रहता है। एक चीज पक्का है, 1000-2000 में रिपेयर हो जाता है तो नया खरीदने के पैसे बच जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बने उसे। हाँ, तो 1000-2000 में रिपेयर हो जाएगा, चलता रहता है। एक फोन तो मेरे पास अभी चल रहा है पुराना, जिसमें 92 वाला व्हाट्सएप, कभी आपने देखा होगा 92 वाला, उससे तो वो फोन ऐसा नहीं कि उसको हाथ में लेके जेब में डाल लो, वो बस रखा हुआ है तो चल रहा है। उसको एक बार गिर गया तो बिल्कुल खराब ही, मतलब टूटा हुआ फोन है, ठीक है। वो भी 2006-7 में 2007 में खरीदा था मैंने, अभी तक चल रहा है, व्हाट्सएप में काम दे रहा है, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा। 92 पर्सनल नंबर है, सर म्यूजियम में दे दो। चल रहा है। सबसे पहला फोन आया था वो मैंने जो है चालू है। तो ऐसे ही मेरे साथ गाड़ी में हुआ था, गाड़ी ली थी मैंने वैगनर 2005 में, खराब हुई, ठीक कराया, 2-4-5 साल में खराब होना स्टार्ट हो गई। करते 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 मतलब बहुत लोगों ने बोला सर अब तो नई गाड़ी ले लो, पुरानी बहुत हो गई। वैगनर आपको पता है छोटी सी गाड़ी होती है, मैंने नहीं लिया। मतलब खराब होती है 2-4 हज़ार में ठीक हो जाती है, 5 हज़ार लग जाते हैं, कभी खराब होती है। कराते वो 2015 की बात है, या नहीं 12-13 की बात है, चोरी हो गई। और चोरी होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी हुई, चोरी भी कब हुई जब मैंने उसको पेंट करवा दिया, बढ़िया पूरा डेंटिंग पेंटिंग नया करवा दिया, और दिखने में नहीं लगती थी। चोर भी बेचारा उसमें आ गया, सदमे में आ गया होगा। उसकी रीसेल वैल्यू मुश्किल से 50-60 हज़ार हो गई बस, ठीक है। और सबसे ज्यादा खुशी हुई मेरे पार्टनर को, जो दिल्ली में पार्टनर है मेरा सेक्टर 6 में। क्या बोले, वह बिल्कुल बढ़िया हुआ,
इससे बढ़िया सही बात है, पहला तो इससे बढ़िया हुआ, नहीं तो रवि तो जब तक कबाड़े को नहीं व्यक्ति वही चलाता रहता। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ। ठीक है, यहाँ पर लाइफ ए की है 3 इयर्स और बी की है 2 इयर्स और सी की है 5 इयर्स। राइट, चलिए तो स्क्रैप वैल्यू रेजर वैल्यू कितनी है? ए के लिए कॉस्ट 50, लाइफ 3 और रेजर वैल्यू कितनी है ए के लिए? रेजिडुअल वैल्यू 40। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ। द वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर से लगाना है और तो आपको ये सब चीजें एस्टिमेट ही करनी पड़ती है। पहले थोड़ी पता होगा ए को कि बी को मैं 40 से बेचूंगा, फर्स्ट ईयर से थोड़ी पता होगा। तो हाँ, बाद में थोड़ा बहुत फर्क भी आ जाता है। लाइक पहले आपने एस्टिमेट करा कि 35 में बिकेगा, बाद में एक्चुअली 40 में बिक गया, या पहले आपने एस्टिमेट करा 45 में बिकेगा, बाद में एक्चुअली 40 में बिक गया। तो पहले आपको एक एस्टिमेट करना होगा, थोड़ा बहुत फर्क आता है तभी तो हम वो निकालते हैं लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल। अगर बिल्कुल भी फर्क ना आए, जितने आपने एस्टिमेट किया था उतने में ही बिक जाती है, तो फिर लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना मुस्कान, बात करो। तो ए के लिए अभी मैंने अज्यूम कर रहा हूं कि एस्टिमेट भी उसने 40 ही किया था, मैं अभी ये मान के चल रहा हूं। तो ए के लिए रेजिडुअल वैल्यू हो गया 40। द वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ के खत्म होने पे कितनी वैल्यू आपको मिल सकती है? रीसेल वैल्यू, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। बी के लिए कॉस्ट कितनी है? बी के लिए कॉस्ट बोर्ड पे ध्यान दो उसका 40। बी के लिए लाइफ कितनी है? 2। बी के लिए रेजिडुअल वैल्यू 15। सी के लिए कॉस्ट कितनी है? 15। सी की लाइफ 5 साल और सी की रेजिडुअल वैल्यू 500 रुपए। क्लियर हो गया बिल्कुल? तो सबकी अपनी अपनी कॉस्ट, अपनी अपनी लाइफ और अपनी अपनी रेजिडुअल वैल्यू होती है। अब कॉस्ट के ऊपर बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुका हूं टॉपिक ही पूरा, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। कॉस्ट में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। कॉस्ट में पहले तो लेते हैं परचेज कॉस्ट, प्लस करते हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर प्लस करते हैं इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट में क्या क्या होगा? इनवॉइस प्राइस जो कि जिसको हम एमआरपी भी कहते हैं, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एक प्राइस आएगा, उसके ऊपर हम टैक्स लगा देते हैं, कोई जीएसटी वगैरह टैक्स है वो लगा देंगे, कमीशन कोई है तो कमीशन भी लगा देंगे, कोई कमीशन किसी को दिया, लाइक डील आपने कोई बिल्डिंग खरीदी तो प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दोगे नहीं दोगे? 50 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, ऑफ कोर्स कोई भी चीज अगर आप घर के लिए खरीद रहे हो तो यहाँ पे नहीं है कवर होगा, तो बस ड्राइंग्स हो जाता है। बिजनेस के लिए आपने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की, डीलर खरीदने वाले से भी लेता है कमीशन और बेचने वाले से भी लेता है। मान लो डीलर ने 2 लाख रुपए ले लिया आपसे, तो आप बिल्डिंग डेबिट करोगे 52 लाख से, और जो बेचने वाला वो सेल मानेगा 48 लाख। समझ में आ रहा है? तो कमीशन वगैरह भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी मैं एक्सेट्रा लगा देता हूँ, और भी कोई छोटी मोटी चीज होती है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन, रास्ते का खर्चा। अब बिल्डिंग का तो ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है, बट मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या नाम बताए थे मैंने? कैरियेज, फ्रेट और लोडिंग, अनलोडिंग, बहुत बार हो चुका। तो ये इंश्योरेंस, रास्ते का इंश्योरेंस, एक्सेट्रा लगा रहा हूं मैं, क्लियरिंग चार्जेस, पोर्ट चार्जेस, टोल टैक्स, कितने नाम है ट्रांसपोर्ट में, रास्ते में लाने का जो भी खर्चा हुआ, कुछ भी नाम उसका, सब के सब ट्रांसपोर्टेशन में होगा, और ये सब के सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसमें एक भी खर्चा 1 रुपए भी कहां प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में कैरियज होती है, फ्रेट होता है, बट वो मशीन का नहीं होता, एसेट का नहीं होता, किसका होता है? गुड्स का। ट्रेडिंग काउंट में आप देखते हो जो कैरियज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, वो कभी भी एसेट का नहीं होता, हमेशा वो गुड्स का होता है। एसेट का जो कैरियज फ्रेट लगा वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होकर बैलेंस शीट में आएगा। समझ में आया? ये सब चीजें कर चुके हैं पहले। इंस्टॉलेशन क्या बताया था मैंने? क्या होता है इंस्टॉलेशन? एनी एक्सपेंस इंकर्ड टू मेक द एसेट रेडी फॉर यूज। एसी वाला एग्जांपल लिया था। एनी एक्सपेंस इंकर्ड टू मेक द एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए, कोई भी एसी को फिट कराएंगे वो खर्चा, या कोई आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली है उसको स्टार्टिंग में डेंटिंग पेंटिंग कराएंगे, स्टार्टिंग वाला खर्चा डेंटिंग पेंटिंग का, और या फिर आपने बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराओगे स्टार्टिंग में पहले डेट ऑफ परचेज के, वो खर्चा। तो कोई भी खर्चा जो एसेट को रेडी फॉर यूज बनाता है, ये सारी चीजें ऐड होने के बाद
आपका वो बन जाता है कॉस्ट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो एसी दिया 40 का मुंबई से, उसको लाने में लग गया 6000 और फिटिंग कराने में लग गया 4000। तो एसी डेबिट टू कैश कितने से करोगे? 50,000 से। इसके बाद भी कुछ चीजें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये तो चलो हो गया स्टार्टिंग में परचेज का, लाने का और इंस्टॉलेशन का। उसके बाद एवरी ईयर जो खर्चे होंगे, मान लो हर साल सर्विस करा रहे हो, और वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट में जाएगा। कुछ कभी गैस कम हो गई, पंखा खराब हो गया, उसका रिपेयर कराया, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट मान लो स्टेबलाइजर लगा दिया आपने कुछ टाइम बाद, तो स्टेबलाइजर तो एडिशन में आ जाएगा, एडिशन टू एन एसेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था। या कोई एसी रिपेयर करा दी, उसका 5-10 साल बाद आपने उसका कंप्रेसर चेंज करवा दिया, कंप्रेसर से क्या बढ़ जाएगा? लाइफ बताया था। अगर कोई ऐसी मेजर रिपेयर करा रहा है जो एसेट की लाइफ को इंक्रीज कर देती है या एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देती है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट में एसी की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। कंप्रेसर आपने नया लगा दिया, उससे लाइफ बढ़ेगी, या कोई ऐसी चीज लगा दी जिससे बिजली का बिल कम हो गया, ठीक है ना। कोई ऐसे आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल कम आ गया, तो एफिशिएंसी बढ़ गई, एसी बिजली का बिल कम आ रहा है, राइट, तो भी एसी मिल जाएगा। तो ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा मैंने 1-1.5 घंटा आपको पढ़ा चुका हूं। तभी मैंने बोला था कि इससे पहले कराना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस चैप्टर में दिक्कत आती है बच्चों को। तो ये वहां डिटेल में वहां से पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन इसी पे बेस है, इसी टॉपिक पे, वो करो फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स में। कितना आंसर है इसका लिखने का? फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? बस ये निकाल दो, कैलकुलेटर पे निकाल दो ओरली। हाँ, कैलकुलेटर पे निकाल दो, प्लस प्लस करके क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे फटाफट से। तीनों प्लस है। डिसमेंटलिंग होता है जैसे नई बिल्डिंग बनाने के लिए, बच्चों ध्यान से सुनो, नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का खर्चा क्या न्यू बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड होगा, नहीं होगा? सोच के बताओ। होगा ना, वही डिसमेंटलिंग चार्ज हुई है। सर हमारे जो नॉर्मल खर्चे होते हैं तो वो भी आते हैं इसके अंदर? नहीं आते कॉस्ट में। आपने बैकअप नहीं लिखा उस क्लास का कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ करेगा? नहीं करेगा।
नई बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़नी पड़ती है, तो पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का खर्चा दैट इज डिसमेंटल मतलब तोड़ना चाहिए। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या वो न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा? सोच के देखो, होना चाहिए, क्योंकि न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग तोड़ना जरूरी होता है, इसलिए न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, सिंपल मैनेजमेंट का सैलरी, डायरेक्टर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी। पर ब्रैकेट में कुछ लिखा भी है देखो इसके, 10% तो लेना पड़ेगा। क्या है सर ये 10% एलोकेटेड वाला? 10% लेना पड़ेगा कॉस्ट में। मतलब इसका बस 10% आएगा। हाँ, किसका? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10% एलोकेटेड फॉर दिस। एक नोट्स मेरे को भी दे दो बच्चों। %10 लिखा हुआ है ना, मशीन की टेस्टिंग में वो लग गया। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मशीन की जो टेस्टिंग होती है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्टिंग करते हो, टेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हो कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो खर्चा क्या कॉस्ट में आना चाहिए? टेस्टिंग का खर्चा, ट्रायल रन क्या वो कॉस्ट में आना चाहिए? यस, वो भी इंस्टॉलेशन का पार्ट होगा। 15 रुपए दे दो, 15 मेरे को दे दो, बराबर हो जाएंगे। डीलर कमीशन आपने किस वैल्यू पे निकाला? डीलर कमीशन जो है ये दोनों एक ही प्राइस पे निकलेंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो आता है, अच्छा कैश डिस्काउंट इग्नोर कर दिया सब बच्चों ने, कैश डिस्काउंट कहीं नहीं आएगा। जीएसटी और कमीशन एक ही प्राइस पे निकलेगा, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का प्राइस आएगा उसी पे ही जीएसटी। 5101 जीएसटी किस पे लगेगा सर? जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आती है नेट प्राइस। 10% माइनस करने के बाद ना हाँ, 6% कमीशन भी उसी पे ही लगेगा, डीलर कमीशन कमीशन किस पे लगेगा? किस पे लगेगा? वही सेम नेट प्राइस पे। 35,000 पे। हाँ 35,000, 35 माइनस 10% हाँ, नेट प्राइस पे लगेगा कमीशन भी। अच्छा उस पे लगेगा। 35 माइनस 10% के बाद ये जीएसटी लगने के बाद जीएसटी और कमीशन एक ही प्राइस पे लगेंगे, नेट प्राइस पे, जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट का प्राइस। बहुत देर लगा दी, अभी तक नहीं आया। शिवानी और अमीशा एक बार अपना मोबाइल लेके आना दोनों मेरे पास। 5% ब्राउजर खोलो इसमें एक बार। डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है हमारा? नहीं, ब्राउजर क्रोम में खोलते हो या कोई और? गूगल खोलते हो, बट गूगल से बाय डिफॉल्ट क्रोम जाता होगा ना। तो ऐड तो कर दे। ब्राउजर कौन सा है? मैं देख रहा हूँ आपने चीटिंग तो नहीं करी, 100% नंबर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, फॉलोअर पे आइए। अच्छा ठीक है, देखते हैं इसको। ठीक है, एक बच्चे का भी नहीं आया नंदनी? सर एक सेकंड आने वाला सर। हमारे पास 100% नंबर आगे गए थे। ये तो मैथमेटिक्स की जो है मेरे भी नहीं हो रहा सही में।
जितना आता है उतना करो। क्या चेक किया है सर? रोहन नहीं आया? मेरी भी स्क्रीन चेक कर दो। नहीं तेरा मुझे पता है, सर हमारा नहीं पता। आपका नहीं पता था। पिछले कुछ टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे थे, एकदम से 100 आ गए, इसका फिर भी ठीक ठाक आ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। सर इतने तो कम नहीं आते बैच में। कितने थे देखो? मेरे को तो आगे 70% ठीक है। और नेक्स्ट कैलकुलेटर सर ग्रांड देगा। सर आई को आ गया सर ब्रांडेड कैलकुलेटर यार, ऐसे टाइप करके तो दिखा दिया मुझे। ऐसा एकदम चेक करो चेक करो। चलो नोट करो। कैलकुलेशन नोट करो बच्चों। देखो आंसर निकालना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है 4 नंबर का या 6 नंबर का। 4 का तो मिनिमम मान के चलो। रोहन गौरव 4 आता है पेपर में 4 नंबर का। तो एक आंसर निकालने के सिर्फ 2 नंबर है, और 2 नंबर है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। तो अभी सब बच्चे रफली आंसर तो निकल जाता है। अब ऑब्जेक्टिव पेपर थोड़ी आपका सब्जेक्टिव पेपर है, शो प्रेजेंटेशन का भी जमाना है। आपको पता है हमारे ऑफिस में, जो मेरा डेली ऑफिस है, क्लाइंट आते हैं, इनकम टैक्स ये ऑडिट वगैरह सब। तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट से सब कुछ मांगते हैं, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, ये सब चाहिए वो चाहिए, सब कुछ क्लाइंट ही देता है, और हम उसी इंफॉर्मेशन को एक बढ़िया तरीके से फॉर्मेट में लगा के इसको वापस चिपका देते हैं, उसी के पैसे मिल जाते हैं। मतलब अपनी तरफ से कुछ डाटा थोड़ी होता है हमारे पास, सब कुछ क्लाइंट से लेते हैं। ये बुक्स लाओ, कैश बुक लाओ, परचेज बुक दिखाओ, पिछले साल की बैलेंस शीट दिखाओ, कैश फ्लो दिखाओ, मतलब सब कुछ क्लाइंट से मांगते हैं, और उसको एक अच्छे से प्रेजेंट करके फॉर्मेट में, जो कंपनीज का फॉर्मेट है, वो उसको वापस चिपका देते हैं। तो नंबर उसी की, पैसे उसी के मिलते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे आपका नंबर तभी मिलेंगे जब उसको प्रेजेंटेशन बढ़िया से करोगे। कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट नोट करो। मशीन, अब कई बच्चे आंसर करते हैं, हेडिंग नहीं लिखते, सीधा आंसर चालू। बहुत बच्चों का मैंने देखा है हेडिंग नहीं लिखी। हेडिंग जरूर लिखनी है आपको। इवन वर्किंग नोट में बना रहे हो तो किस चीज का वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट की भी हेडिंग लिखनी है। मैंने भी क्या बोला, हमेशा, और शिवानी क्या बोला मैंने भी, वर्किंग नोट की हेडिंग, वो कह रहे वर्किंग नोट बनाना है। बनाना तो है, इसकी हेडिंग लिखनी है। मेन आंसर लिस्ट प्राइस रुपीज 35,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, $3,500 कितना आएगा, 31,500 प्लस जीएसटी एड, कितना जीएसटी 5% ऑफ 31,500 प्लस एड में क्या और क्या ऐड करेंगे, डीलर्स कमीशन, डीलर कमीशन भी 1% इसी का ही, 1% ऑफ ₹31,500 इसी का ही। कितना आएगा बताओ, 5% कितना आ रहा है, 780। इसको बोलेंगे नेट परचेज प्राइस। यहां तक जो वैल्यू आ रही है नेट परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना आ रहा है, 1575, ठीक है। और ये 1% कितना होगा, 315। ये दोनों मिलाकर बताओ कितना आ रहा है, दोनों मिला के 33,1 नहीं, दोबारा चेक करो, 090 एक और 333, हाँ ठीक है।
इसको बोलेंगे टोटल परचेज प्राइस। टोटल अभी कॉस्ट नहीं आई, प्राइस ही निकाल रहे हो तो आप। टोटल परचेज प्राइस प्लस ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन कौन सी है देखो यहां पे, फ्रेट, ट्रांजिट का इंश्योरेंस, इरेक्शन चार्जेस, ये यहां पे नहीं आएगा इरेक्शन, बस ये दो ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। 1000 और 100 1100 रुपए। ऐड और क्या चीजें हम ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट में एक ही पॉइंट है बस, तो ये लिख देंगे। इरेक्शन चार्जेस, दो पॉइंट है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इरेक्शन चार्जेस, ये रिपेयर, रिपेयर ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी डेट ऑफ परचेज। ये देखो डेट ऑफ परचेज कैसे पता लगा, पहले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन की जो पहली लाइन है, कब परचेज करी मशीन, 1 अप्रैल को परचेज करिए, तो अगर उसी दिन रिपेयर कर रहे हैं तो उसी इंस्टॉलेशन में आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इलेक्शन 3000 और 1500। सर ये नेट परचेज के आगे क्या लिखा है? प्राइस 4500 रुपए। और भी कई चीजें इसमें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें ऐड होंगी, एनुअल एडिशनल कंपोनेंट टू इंक्रीज द कैपेसिटी। अच्छा डिसमेंटलिंग भी इसी में आएगा, इंस्टॉलेशन में आएगा बच्चों। डिसमेंटलिंग चार्जेस, डिसमेंटलिंग में इंस्टॉलेशन के अंदर कवर होगा। और वेजेस पेड, दो चीजें और भी हैं, वेजेस पेड टू इंस्टॉलेशन स्टाफ। सर आपने 11,000 से लिखा है, 1100 आएगा। हाँ 1100 रुपए आएगा यहाँ पे। वेजेस पेड टू इंस्टॉलेशन स्टाफ 400। डिसमेंटलिंग चार्जेस 200। ये सारा मिला के बताओ बच्चों कितना आ रहा है। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कवर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन में आएगा ये। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेस्टिंग, डायरेक्ट लो, टेस्टिंग एंड ट्रायल रन एक्सपेंसेस। सर ये एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आएगा? नहीं वो नहीं आएगा। और रिपेयर 410। ये बताओ एक बार, इन सब का टोटल कितना आ रहा है। रिपेयर और मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। जो रेगुलर होती है वो हर साल होती नहीं आएगा, स्पेशल डेट ऑफ परचेज 5510। यहां तक। हाँ फिर नहीं इसमें नहीं होगा। हाँ इसी का कह रहा हूं। 5510। 510। इसमें एक चीज और ऐड होगी बस, क्या चीज ऐड होगी, एडिशनल कंपोनेंट टू इंक्रीज द कैपेसिटी। 10,000 का है। एडिशनल कंपोनेंट 10,000 टू इंक्रीज द कैपेसिटी। कितने रुपए का है, 10,000 रुपए का। टोटल करो 50,000। 50। थर्टी एट आपका 900, सही है 39, 40, 50, 50,000 पूरा हो गया। 50,000। देखो तभी आपको 4 नंबर का है, 4 में से 4 तक मिलेंगे जब एक अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर टैक्सेस वगैरह ऐड होंगे, कमीशन, परचेज प्राइस आएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे दो ही यहाँ पे,
इंस्टॉलेशन के बहुत सारे खर्चे हैं, और ये मैंने अलग से ले लिया एडिशनल कंपोनेंट जो आपने बाद में कभी ऐड किया होगा, बट इससे कैपेसिटी बढ़ रही है। एडिशन टू एन एसेट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये लास्ट में हमने ऐड कर दिया एडिशनल कंपोनेंट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द तो मशीन। ये टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग एंड ट्रायल। टेस्टिंग, अगर आप कोई एसेट आप खरीदते हो, स्टार्टिंग में उसको खाली खाली चलाओ। मान लो आटा पीसने की मशीन है, आप आटा पिसवाते हो सब बच्चे? नहीं, गेहूं पिसवाते हैं, ठीक है? तो गेहूं पीसने की मशीन है, ठीक है, जाग जाओगे एक बार, सो रहे हो तो स्टार्टिंग में आप उससे ऐसे ही गेहूं डाल के पीसने चेक करोगे डायरेक्ट। इनके घर में आटा ही पिसवाते हैं। नहीं यार, डायरेक्ट जो है, आटा पीस- एक मिनट बातें मत करो, डायरेक्ट कस्टमर को ये नहीं मशीन खरीदी डायरेक्ट कस्टमर को आपने बेचना चालू कर दिया। तो पहले आप टेस्टिंग करते हो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहा, तो कुछ 2-4 किलो वेस्ट ही हो जाता है, ठीक है? काफी चीजें आप सेल्फ कंज्यूम भी नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर गेहूं का एग्जांपल लूं, चलो वो तो आटा आप खुद भी घर में यूज कर लोगे, बट काफी चीजें ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऐसी मशीनें और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो जो आप घर में यूज भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ आम दूसरे कस्टमर्स को बेचने के लिए, और उसका अगर आप टेस्टिंग करें तो वेस्टेज ही है, ठीक है ना? लाइक प्रिंटर है, आप प्रिंटर को आप टेस्टिंग करोगे तो टेस्ट पेज तो वेस्ट ही जाएंगे सारे के सारे, बड़े बड़े प्रिंटर्स। तो कोई भी चीज टेस्टिंग करेगा, मेट्रो बड़े बड़े एसेट की बात करते हैं, मेट्रो। अब मेट्रो रेल जो है, आपको पता है कितना अरबों रुपए लगते हैं उसको बनाने में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट अकेले भी नहीं बनाती है ना, दूसरा चाइना और जापान से अपना एक कोलैबोरेशन से बनता है टेक्नोलॉजी का, तो उसका भी टेस्टिंग होता है, खाली खाली तोड़ाते हैं उसको, ठीक है ना? पटरी भी खाली खाली चलती रहती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जब प्रॉपर हो जाते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है तब जाकर उसको हम पब्लिक को अलाउ करते हैं। तो जो खाली चलाने का खर्चा होगा टेस्टिंग ट्रायल है, वो खर्चा भी मेट्रो की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। समझ में आया? चलो ये हो गया। नेक्स्ट मेथड्स पे आते हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सब बच्चे। अब थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अब मुझे भी कराने हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना है? एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन का रेट भी निकालना है, बुक वैल्यू भी निकालनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अंडर कौन सा मेथड है? थर्ड सेकंड क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन। कॉस्ट है 50,000, लाइफ है 4 साल, प्रेजेंट वैल्यू है 30,000। तो आपको पहले तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, 4 सालों का अगर डेप्रिसिएशन निकालना है, देन डेप्रिसिएशन का रेट भी निकालना है, परसेंटेज देने रखा। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू मींस वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। नहीं, मार्केट वैल्यू के बराबर हम कोशिश करते हैं कि उसको, बट बुक वैल्यू मतलब वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं इसलिए हैं कि हमारे जो एसेट की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के आसपास से रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती, एकदम एग्जैक्टली तो मार्केट वैल्यू के बराबर हो नहीं सकती है। बुक वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, द वैल्यू टू बी शोन इन द बुक्स, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में आफ्टर डेप्रिसिएशन जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू या वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो ये एसएलएम मेथड से करना है, और बहुत सबसे आसान मेथड है, आपको पता ही है, ठीक है? बट स्टिल प्रेजेंटेशन वो तो करोगे। स्टार्ट कर दो सब बच्चे। सॉल्यूशन सेकंड। रेट तो निकालना है, पूछा हुआ आपसे रेट। डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन, under SLM method is the cost minus present value divided by life या यूजफुल लाइफ। बातें मत करो, मैंने बोला था कि थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल चीजें हैं और कराना मुझे ज्यादा है, तो बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की, ठीक है? 50,000 माइनस 30,000, लाइफ कितनी है? 4 साल। ये फार्मूला बचपन से पढ़ रहे हो, कॉस्ट माइनस आरबी बाय लाइफ, नहीं याद नहीं है? मतलब
ये भी याद नहीं आपको, कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। उसको हम मल्टीप्लाई कर रेट कर ये देखा रेट वाला तो डब्ल्यूडीवी में करते थे, डब्ल्यूडीवी में करते थे, एसएलएम में भी हाँ रेट दिया होता तो मल्टीप्लाई बाय रेट हो जाएगा उसमें। ये वाला फार्मूला तो 11th में है सिलेबस में। तो सर ये 3 साल हो गए। तो ये तो बड़ा बेसिक चीज है। कॉस्ट माइनस समझा देता हूं मैं, देखो 50 में आपने खरीदा, 30 में बिक जाएगा प्रेजेंट वैल्यू 4 साल के बाद, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा डिवाइड बाय 4। एक और सिंपल नोट समझाता हूं। 50 में आपने एसेट खरीदा जो कि 4 साल आप यूज करोगे और ये बिक जाएगा 30 में। अब मुझे ये बताओ चारों सालों को मिलाकर कंबाइंड टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, टोटल डेप्रिसिएशन 20। यस सर। 50 में आपने खरीदा, ये आपकी कॉस्ट है, 4 साल बाद बिक जाएगा 30 में, ये आपकी रेजर्व वैल्यू है, तो 4 साल का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 रुपए। चार साल का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें इसको डिवाइड बाय 4 हम क्यों करते हैं, हम निकालते हैं 1 साल का डेप्रिसिएशन, पर ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। सिंपल है। 4 साल का टोटल 20,000 रुपए और टोटल डिवाइड बाय 4 कर दिया बाय लाइफ से, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। अब डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। डेप्रिसिएशन फार्मूला भी लिखवा रहा हूं मैं साथ साथ। डेप्रिसिएशन का रेट अंडर एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां भी एसएलएम मेथड तो इसमें इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन एसएलएम डेप्रिसिएशन, एसएलएम का डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन जो आपने निकाला ऊपर डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, 5,000 बाय कॉस्ट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आंसर आएगा 10% पर एनम, 1 साल का। एनुअल डेप्रिसिएशन अगर कभी आपको लाइफ दे रखी है, रेट दे रखा है, when एसएलएम का रेट गिवन, एसएलएम का रेट अगर दे रखा है, तो एक और फॉर्मूला भी है जो मुस्कान ने बताया अभी, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। बड़ा सिंपल है, 50,000 मल्टीप्लाई 10%, 5,000। नोट करें फटाफट से। हाँ ये दोबारा मैंने निकाला है, अगर रेट दे रखा है तो ऐसे भी निकल जाएगा, अगर रेट क्वेश्चन में गिवन है तो नोट कर लो। अभी नोट करो, मैं कराऊंगा थोड़े बहुत तो। प्रवेशी का आवाज आ रही है सर, मेरी नहीं आ रही। नाम बताओ। सर ऐसी यार दोस्त नाम नहीं लेते, पर सर मेरी आवाज नहीं थी वो। तो 50,000 5,000 तो कौन सा है ये? कैसे कौन सा हो गया? नोट कर लो। बुक वैल्यू भी पूछी हुई आपसे, बुक वैल्यू मतलब होता है वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन 5 है, एसएलएम में तो पता है, इतना तो पता है ना, इक्वल होता है, बराबर होता है हर साल। यस सर। तो 5,000 ही आपने लगाया, तो 5 माइनस करेंगे तो आपकी एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। पहले 50 का था, 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ईयर 0 का मतलब क्या होता है? जो स्टार्ट करते ईयर 0 का मतलब होता है इट्स द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, और 1 का मतलब होता है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ सेकंड पहले ईयर। साल तो लगता ही नहीं है। पहले साल लगता है, अगर आपने 1 अप्रैल को खरीदी है तो पहला साल ये वो 31 मार्च को लगेगा ना। 0 का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 इज द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर, 2 इज द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो ये जो ईयर कभी आप लिख के देखते हो ना 1 2 3 4 हमेशा ईयर एंड होता है, 31 मार्च की बात होती है। वही आता है। नहीं सीधा नहीं लिखना, अलग। अब क्वेश्चन ने पूछा आपसे, देखो क्या लिखा क्वेश्चन, बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये आपसे लास्ट की वैल्यू नहीं पूछ रहा, ईच ईयर की पूछ रहा है, तो चारों साल की निकाल के दिखानी पड़ेगी आपको। बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। यहां तक बताओ किसी को डाउट है? आसान है। पहले मैंने ही बताया एनुअल डिप्रिसिएशन, नोटिंग हो गया। अगर लाइफ दे रखी है तो यहां पे आप लिख लो अंडर एसएलएम व्हेन लाइफ गिवन, यहां लिख लो ब्रैकेट में व्हेन लाइफ गिवन। अगर लाइफ दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाना आपको, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। ठीक है, कॉस्ट माइनस आरवी डिवाइड बाय लाइफ। अगर रेट दे रखा है तो ये रेट से निकाल दिया। अच्छा ये देखो, ये वाला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तो यही है इसका, वेल लाइफ वाला जो बेसिक फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस आरवी बाय लाइफ करके, और इसी से ही आपने रेट निकाला। रेट का फॉर्मूला देखना, डेप्शन रेट इज इक्वल टू डेप्शन जो यहां ऊपर से निकाला बाय कॉस्ट, इस तरीके से आपने निकाल दिया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसी पे बेस है। आप यहां देखो, यहां पे अगर डेप्शन निकालना हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस्ट इनटू रेट, मैथमेटिक्स है। रेट इज इक्वल टू डेप्शन बाय कॉस्ट, तो अगर डेप्शन निकालना तो क्या होगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट, यही तो करा मैंने यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला इसी पे बेस है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो मेन मतलब इसका मतलब क्या है कि मेन तो यही है डेप्शन निकालने का। हाँ अगर आपको लाइफ में दे रखा है, रेट दे रखा है, तो इससे भी निकाल सकते हो। दोनों से सेम ही आंसर आना चाहिए मैथमेटिकली। अगर लाइफ दे रखी है तो भी 5000, रेट दे रखा है, दोनों से सेम आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये फॉर्मूला इस पे बेस है और ये फॉर्मूला भी इसी पे बेस है। देखो डेप्शन बाय कॉस्ट है कि नहीं, सेम आना चाहिए, बट अगर डिफरेंट आंसर आता है। मान लो क्वेश्चन में दोनों दे रखे हैं, लाइफ भी दे रखी है, रेट भी दे रखा है। अगर एक चीज दे रखी है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये मानोगे सेम आंसर है, ठीक है। लाइफ दे रखी है तो ये लगा देंगे, रेट दे रखा है तो ये लगा देंगे, कॉस्ट इनटू रेट। बट अगर दोनों दे रखे हैं, लाइफ भी दे रखी है और आपको रेट भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली सेम आंसर आना चाहिए, तो कोई भी लगा सकते हो। बट अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन में मैथमेटिकल मिस्टेक है, बट आप एग्जाम में खड़े होकर चैलेंज नहीं कर सकते, लाओ जी गलत हो गया। एग्जाम में खड़े होकर आप चैलेंज आईसीआई को चैलेंज नहीं कर सकते, ये गलतियां होती हैं। अगर लाइफ भी दे रखी है, रेट भी दे रखा है, कई बार डिफरेंट आंसर आ जाता है, तो फिर कौन सा आंसर सही माना जाएगा एज पर आईसीआई? रेट वाला। तो उस केस में आपको रेट को ही प्रेफर करना है, तो इस पर टिक लगा लो, इसी को ही प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको रेट दे रखा है तो हम रेट को ही प्रेफर करेंगे, फिर लाइफ वाले को भूल जाएंगे। हाँ रेट नहीं दे रखा तब लाइफ को लेकर चलेंगे। अच्छा ऐसे कई बार रेजल वैल्यू नहीं दी होती, अगर रेजल वैल्यू नहीं दी होती क्या करेंगे? जीरो। क्या दिक्कत है? रीसेल वैल्यू का आपको नहीं पता तो कबाड़ी को कितने का बिकता है, हम मान लेंगे जीरो में, कबाड़ी की वैल्यू कौन लेके चलता है? तो 50,000 बाय 4 क्या आंसर आएगा? आरवी को अगर जीरो मानेंगे, नहीं दे रखा, तो 50 बाय 4 क्या आंसर आएगा? 12,500 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 12,500 रेट निकाल लेंगे, 12,500 बाय कॉस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? 12,505। अच्छा ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, रेट निकालने का फॉर्मूला, जो 11th के सिलेबस से बाहर की बात है। 11th में आपको या तो ये फॉर्मूला पढ़ा या रेट गिवन होता था और आप ये लगाते थे, बट रेट निकलता कैसे है ये 11th के सिलेबस में नहीं था। मैंने आपको ये सिखाया रेट निकलता कैसे है। एसएलएम का रेट निकलता है डेप्शन बाय कॉस्ट करके स्टेप से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपने डेप्शन निकाला, इस तरीके से जो आपने डेप्शन निकाला, कॉस्ट माइनस आरवी बाय लाइफ, ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट का कितना परसेंट है,
ठीक है, ये कॉस्ट का 10% है। क्लियर? अब ये बच्चों को बड़ा सिंपल लगता है पढ़ाने के बाद, बट हमेशा बच्चे गलती करके आते हैं। सीएन सूत्र में आपकी वीकनेस पता है, आपकी वीकनेस क्या है? राउंड ऑफ करना, ये आपकी वीक पॉइंट है। तो वो फिगर ही ऐसे देगा कि आप गलती करोगे। मान लो कॉस्ट है 2,06,000, रेजर्व वैल्यू है 6,000 और डेप्शन का रेट आपको दे रखा है 10%। बताओ कितना डेप्शन आएगा? कितना डेप्शन आएगा एक साल का? लाइफ में दे रखी, रेट दे रखा है 20,000। कितना डेप्शन आएगा एक साल का? 6,000 का 10% निकालना, उसको लेस करना। नहीं, कॉस्ट है 2,06,000, रेजर्व वैल्यू है 6,000, डेप्शन है 10%। कितना डेप्शन आएगा एक साल का? 20,000 शिवानी? सर कॉस्ट इनटू रेट 20,600 आएगा। राउंड ऑफ कर दिया ना आपने? क्यों कर दिया? क्योंकि आपकी कमजोरी है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कॉस्ट इनटू रेट। यहाँ पे रेजर्व वैल्यू माइनस नहीं होता, तो यहाँ पे होता है माइनस सिर्फ। तो इसका आंसर आएगा 20,600। ये क्यों कर दिया आपने? अगर मैं यहाँ पे देता 30,000 रुपए शायद आप ना करते, बट 6,000 लिखा हुआ है, वो फिगर ही ऐसे देगा जान करके, बार बार मन करेगा कर दो माइनस 2 लाख हो जाएगा। जानकर कैसे फिगर दो? ये तो कुछ भी नहीं, कई बार ऐसे भी फिगर देता है 2,000, 6,520, 6,520। अब तो बिल्कुल, अब तो रहा ही नहीं जाएगा आपसे। करेगा ना मन राउंड ऑफ करने का? ये कमजोरी वीक पॉइंट्स है, वो पकड़ लेता है आपके वीक पॉइंट्स। अगर आपको रेट दे रखा है तो आरवी माइनस नहीं करना। देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इसमें कहीं भी आरवी नहीं है, आरवी सिर्फ इस फॉर्मूले में है। जब डेफिनेशन हम बेसिक कैलकुलेट करते हैं तो कॉस्ट माइनस आरवी बाय लाइफ सिर्फ यहां पर है, यहां कहीं भी आरवी नहीं है। समझ में आया पॉइंट? इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन। डेप्शन का रेट भी निकालना है, बुक वैल्यू भी निकालनी है, बट मेथड कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और इंफॉर्मेशन में कॉस्ट वही 50 है, लाइफ 4 साल है, बट रेजर्व वैल्यू मैंने दे दी 20,480, 2480। अब डब्ल्यूडी क्या होता है कि आप डेप्रिसिएशन तो पहले निकाल नहीं सकते। ये वाला तो फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं डब्ल्यूडी में, ये सिर्फ एसएलएम में होता है, तो ये तो डेप्शन तो पहले निकाल नहीं सकता। डब्ल्यूडी में 11th क्लास में हमेशा रेट गिवन होता था, हमेशा, कभी ऐसा हुआ नहीं कि रेट नहीं दे रखा। ये पहली बार आप क्वेश्चन ऐसा देख रहे हो लाइफ में जब डब्ल्यूडी का रेटिंग दे रखा और आपसे पूछा हुआ है कि डेप्शन कितना है। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए डेप्शन का रेट निकालना। अंडर डब्ल्यूडी मेथड डेप्रिसिएशन का रेट निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन रेट अंडर डब्ल्यूडी मेथड क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 माइनस रेजर्व वैल्यू बाय कॉस्ट 1 बाय लाइफ। इस फॉर्मूले से हम डब्ल्यूडीवी का रेट निकालेंगे। डेप्शन का रेट अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड 1 माइनस रेजर्व वैल्यू बाय कॉस्ट 1 बाय लाइफ। ठीक है, इसके बिना हो नहीं पाएगा। बिना रेट के क्वेश्चन डब्ल्यूडीवी का चल नहीं सकता। एसएलएम में तो एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, लाइफ से निकाल लेते हैं डेप्शन, कॉस्ट माइनस आरवी बाय लाइफ। नोटिंग बाद में करना, समझ लो डब्ल्यूडीवी को, समझ लो ध्यान से। अब बताओ क्वेश्चन में रेजर्व वैल्यू कितनी दे रखी है? 20,000 480। कॉस्ट कितनी रखी है? 50,000। लाइफ कितनी है? 1/4 लेना है, लाइफ 4 इयर्स 1/4। अच्छा, अभी सिर्फ अंदर सॉल्व करो, कितना आ रहा है? अंदर सॉल्व करो, डिवाइड करो। जीरो पॉइंट 4096। इसका 1/4 को क्या कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हो? यस और नो? कर सकते हैं। कैसे करेंगे? रूट अंडर रूट 2 बार कर दो भाई। 1/2
एक बार रूट होता है तो 1/4 कितनी बार होगा? 1/4 कितनी बार? 1 मिनट। 1/2 एक बार रूट होता है, 1/4 कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। और 1/6 हुआ तो 3 बार नहीं, 1/8 होता है वो। हाँ, अगर 1/6 हुआ तो 3 बार नहीं करना, कुछ और तरीका बताऊंगा। 1/5 हुआ तो नहीं हो पाएगा। अभी हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो रूट से हो रहा है। तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 3 बार रूट कर दो, 1/8 भी हो जाएगा। अभी इसका आंसर निकालो, कितना है? 0.80। ये आएगा 0.20, दैट इज इक्वल टू 20%। क्योंकि फार्मूले में मल्टीप्लाई 100 भी होता है इसमें, मैंने वो लगाया नहीं शुरू में। ये सारा ये पूरा का पूरा होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 100 भी होता है, मैंने उसको हटा दिया अभी। तो 20%, 120 मतलब 20% का रेट है। ये फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि सर ये खोल के समझा दो, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1 माइनस RV बाय कॉस 1 बाय लाइफ, इस तरीके से ये आपका चलेगा। 20% का रेट आ गया। उसके बाद बहुत सिंपल है, बुक वैल्यू निकालना, डिडक्शन निकालना। देखो कैसे होगा। नोटिंग बाद में WDV को अच्छे से समझ लो, नहीं तो ऊपर से जाएगा। एसेट की कॉस्ट थी 50,000, बुक वैल्यू स्टार्टिंग में 0 इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। जब आपने खरीदा पहले दिन, जब आप खरीदते हो पहले दिन बुक वैल्यू और कॉस्ट एक बराबर होते हैं। जिस दिन आपने खरीदा उस दिन आप एंट्री करोगे मशीन टू कैश 50,000 रुपए। तो पहले दिन जो एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाओगे, बुक्स में दिखाओगे, वो कॉस्ट सेम होती है। उसके बाद साल के बाद फिर डेप्शन लगाओगे तो कॉस्ट तो हमेशा पूरी लाइफ कॉस्ट तो 85 रहेगी, बट बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में आएगी दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्शन कितना लगेगा? 20%, 10,000, 50,000 का 20%, ठीक है, बचेगा 40। फिर 40 का 20% बताना, 8,000। कितना बचेगा? 32। फिर 32 का 20% माइनस करो, 25,600। चेक करो पैसा तो सही आ रहा है, चेक करो बड़ा से कैलकुलेशन कैलकुलेटर में चेक करो। मैंने करी नहीं, अपने आप हो गए। मैंने एक भी, मैं कभी कुछ याद करता ही नहीं हूँ, अपने आप हो जाते कुछ चीजें। अरे यार इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आप वही चीज आप लगातार 17-18 साल से कर रहे हो तो अपने आप नहीं हो जाएगा। याद क्या करना है इसमें? सर आप पढ़ते थे तभी से याद हो गया होगा। नहीं तब नहीं होगा। नोट कर लो फटाफट से। सर आप 17 साल से पढ़ा भी रहे हो और सीए का काम भी कर रहे हो। तो स्लीपिंग पार्टनर हो, मेरे पार्टनर संभालते सारे। बल्कि अभी मेरी कल ही फोन आया था, मैंने पेमेंट होती है तो बता रहे थे कि अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से मार्केट थोड़ी डाउन है। आप बुक्स वगैरह ऑडिट करते हो? सारे काम है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बुक्स ऑडिट। आपके और पार्टनर वो भी सीए? एक ही पार्टनर है मेरा, सीए है, दिल्ली में ऑफिस है। सीए के पार्टनर सीए होते हैं, सीए फॉर्म है हमारी रोहिणी के अंदर सेक्टर 6 में। आपको अगर आपको किसी को दिल्ली में ट्रेनिंग करनी है तो मुझे बता देना, ऑफिस में करा दूंगा। और ट्रेनिंग सीए इतना मालूम है, आर्टिकलशिप करनी होती है 3 साल की, 2.5 साल की। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो है बावल में कर लो। क्यों बता रहा हूँ बेस्ट? एक तो वहाँ पे अच्छी अच्छी सीए फर्म आ गई है और बढ़िया बढ़िया कंपनीज आ गई हैं। मतलब 10 हमारा एक सीए का ग्रुप है रिवाड़ी का, उसमें है 500 सीए, 10 लाख 15 लाख, मुस्कान सुन लो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का पैकेज मिल रहा है बढ़िया बावल के अंदर। तो क्यों आप, अगर आप दिल्ली जाओगे, गुड़गांव जाओगे तो वहां पे रहने का खाने का खर्चा ही आपका हो जाएगा 2-4 लाख तो साल का, 2-4-5 लाख कहीं नहीं गए साल पे। तो अगर आप रिवाड़ी से बावल से ही जॉब करते हो, सारे पैसे घर में बचेंगे, ठीक है ना। आर्टिकलशिप भी कर सकते हो, बड़ी अच्छी अच्छी सी, कुछ तो मेरे नोन में भी हैं, बड़ी अच्छी सी फर्म्स भी हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं। बहुत सारी कंपनियों में यहाँ फैक्ट्री वगैरह लग गई बावल के अंदर। इंडस्ट्रियल एरिया तो स्टार्टिंग से ही था, बट रिसेंट लास्ट 5-7 इयर्स में काफी ग्रो किया है बावल एरिया। सर इंटर अभी फाउंडेशन पे इंटर तो होने दो, उसके बाद आएगा ना आर्टिकल। माइंड तो पहले से डेवलप होना चाहिए ना। बी पॉजिटिव।
50,000 में कई बार सैलरी बताता हूँ फ्रेशर की, बट वो तो बहुत मिनिमम है। अगर आपने कुछ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी लग जाती है जाके तो जा जाके तो अच्छी जगह ट्रेनिंग करोगे आप विद कॉन्फिडेंस, अगर इंटरव्यू दोगे 1 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी लगती है बड़े आराम से। हाँ 80,000 रुपए 1 लाख रुपए स्टार्टिंग बड़े आराम से। सीए की या फिर आर्टिकल? सीए की बात कर रहा हूँ। तो आर्टिकलशिप भी कितने होते हैं? 2500। हाँ जी 2 से 3,000 बस। क्या आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप में वही 2-3 हजार रुपए बोलते हैं आपकी पॉकेट मनी के लिए बर्गर पिज्जा आ जाएगा तो क्या? मतलब वो तो रोज नहीं आएगा। गोलगप्पे आ जाएंगे। फिर 20 का छाप देते हैं 170 की। बस अभी तू पढ़ रही है कोई बोल रहा है तो नाम कमांड दो। चलो ये तो देखो ईमानदारी की कमाई 2-3 हजार रुपए और 1,000-2,000 वैसे बच्चे बना लेते हैं हमारे, वो कन्वेंस यहाँ 50 लगते हैं 100 लिख देते हैं, ड्राइविंग भेजते रहते हैं ऑडिट पे। रिक्शा किया जी शुरू से शान बन रहे। हाँ रिक्शा किया जी। अब हम भी ज्यादा नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते, हम जब आर्टिकल करते हमने भी ऐसे किया था, ठीक है तो हम भी तुमको दे देते हैं 2-4, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो कन्वेंस में सब बच्चे बनाते हैं 1,000-2,000, वहां से बन जाते हैं उनके। थोड़ी सी दूर का मतलब एक तो ऐसा था, इतनी दूर का रास्ता था यहाँ से लेकर मंदिर तक, बस से उतर के रिक्शा किया जी मैंने, तो लिख दिया तो क्या करें। मुस्कान तो बहुत ईमानदार है, सिर्फ ऐसे नहीं। दूसरे के दुकान में गोलगप्पे को मैं 5 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। मतलब फिर सही। तो आर्टिकलशिप में इतना ही है, बाकी आप जॉब करोगे जब प्रॉपर। अच्छा कुछ सीए फर्म आर्टिकलशिप में ही 8-10 हजार रुपए देती हैं, बट ऐसी बहुत कम सीए फर्म्स हैं देती हैं कुछ। आर्टिकलशिप में ही बिग 4 भी है और वैसे मिडिल कुछ अच्छी फर्म्स भी हैं, आर्टिकलशिप में भी 8-10 हजार रुपए देती हैं। उसमें ऐसा जानकारी ये पढ़ हो गया बच्चों? डन? चलिए चलिए तो आपने क्वेश्चन में इतने सारा डाल दिए। हाँ जी अभी सब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 ये ओरली कर लो कैलकुलेटर पे। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी किया था ना 2 लाख 6 में 6 माइनस करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन है। फटाफट से ओरली कर लो इसको 4, 5, 6 लेकर 11 तक जल्दी से। क्या निकालना है? ये आपको डेप्शन निकालना है पहले साल का और 4th ईयर, चौथे साल का 4th ईयर का। आंसर देखो आपके सारे आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले सारे के सारे आंसर मैच कर लो। सब बच्चे करो कैलकुलेटर पे कर लो। 4 क्वेश्चन का आंसर, 5 क्वेश्चन का आंसर, 6 क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कर दो। हाँ रेट वाला लगाएं इसमें, ठीक बोलो। ये बताना मैथमेटिक्स पढ़ा मैं भूल गया, ये ऊपर जाएगा तो कैसे होगा? सर रिवर्स कर दो, सर रिवर्स कर दो, कॉस्ट हो जाएगा, वन अपॉन कॉस्ट हो बीच जाएगा। वाले दो मल्टीप्लाई ये देखो ये पहले डिवाइड है और ये बड़ा डिवाइड है। मल्टीप्लाई वाला कॉस्ट हो जाएगा, इतना बड़ा कॉस्ट है। रिवर्स हो जाएगा। हां 4 से और साइन इन थर्ड से मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस्ट हो जाएगा, ऊपर वाले से ये डिवाइड है। मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉस्ट होगा।
One by cos. यहाँ पे वन होगा बाय कॉस। हाँ। अब ठीक है। हाँ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? cos से cos कैसे कटेगा, मतलब इसका वो जो है तो पहले उसमें से माइनस करके फिर कटेगा सर। ये तो पहले सर माइनस cos में से पहले रेसिडुअल वैल्यू हाँ, माइनस माइनस नहीं, अगर उसको भी अलग अलग करना हो, सेपरेट सेपरेट करना हो, दोनों के नीचे के दोनों के नीचे लाइफ लाइफ आ जाएगी। दोनों के कॉस नीचे अपॉन लाइफ माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ लाइफ सर 1 अपॉन लाइफ कर दो। माइनस RV अपॉन लाइफ मल्टीप्लाई बाय कॉस। और डिवाइड बाय cos या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बाय कॉस्ट। नीचे मल्टीप्लाई सर दोनों से मल्टीप्लाई कर लाइफ के साथ मल्टीप्लाई करते दोनों की लाइफ के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉस्ट लाइफ इनटू कॉस्ट, यस सर लाइफ इनटू कॉस्ट लाइफ इनटू कॉस्ट, तो यहाँ से cos कट लेगा यस सर 1 बाय लाइफ। ये ज्यादा मुश्किल लग रहा है। 1 बाय लाइफ माइनस ये तो मैं एक नया फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके हेल्प के लिए। नहीं ठीक है, ये मैं किसी और पर्पस के लिए नहीं कर रहा, किसी और मिसिंग फिगर पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है। आरवी पाई Life cos into इनटू लाइफ, लाइफ ठीक है। सर आज तो इनको भी क्लास होएगी ना? नहीं और भी होगी? हाँ क्यों? नहीं आज इनको नहीं, भी- आज देखो कि 1 बाय 4 माइनस RV है 37 cos मुस्कान कैसे सभी में बैठ गया। क्या हो गया? अनअवेलेबल। 1 बाय लाइफ माइनस RV इसको थोड़ा सा अलग करें। ये बन गया आपका एक नया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को क्या बेनिफिट है? एसएलएम को बनाया मैंने। एसएलएम का रेट का फॉर्मूला देखो क्या था। एसएलएम के रेट का फॉर्मूला देखो फटाफट से बच्चे। एसएलएम का जो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला था? पीछे आओ सब बच्चे। माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन लाइफ। एसएलएम का रेट निकालने का रेट निकालने का डेप्रिसिएशन डेप्शन बाय कॉस्ट इनटू 100। दिखने में सिंपल लग रहा है बट उससे पहले ऊपर से डेप्शन भी निकालना पड़ेगा। मतलब अगर आपने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया रेट कितना है तो पहले आपको डेप्शन निकालना है, फिर वो रेट का फॉर्मूला। ये मैंने सिंगल बना दिया एक में, इसमें आपको अलग से डेप्शन नहीं निकालना पड़ेगा। एक सिंगल फॉर्मूला जहां पे सीधा आंसर आएगा रेट का। तो मैं वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 का ही मैं आंसर दोबारा कर रहा हूं। डेप्शन का रेट अंडर एसएलएम इस मेथड से 1 बाय लाइफ 1 बाय 4 1 माइनस 30,000 बाय कॉस्ट 50,000 1 बाय 4 1 माइनस ये होता है 0.60, तो ये आपका सीधा 0.10 जो कि आपका 10% सीधा आपका आंसर आएगा। ये भी नोट कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला है रेट का। जो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा था डेप्शन बाय कॉस्ट, उसके लिए पहले आपको डेप्शन निकालना पड़ेगा, दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। इनटू 100 तो रहेगा इधर। वो तो अंडरस्टूड है। 0.10 आ गया तो वो इनटू 100 अपने आप हो जाएगा। 0.10 इनटू 100 करोगे 10% हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। रेट अगर आपसे पूछ लेंगे एसएलएम का, जैसे डब्ल्यूडीवी का सीधा फॉर्मूला ना रेट का, इसमें दो चीज नहीं है। डब्ल्यूडीवी का मैंने आपको सीधा करवाया 1 माइनस आरवी बाय कॉस्ट 1 बाय लाइफ। सर ये वाला फॉर्म में क्या है? क्या 1 बाय लाइफ एक बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है 1 बाय लाइफ, यहां पर है 1 माइनस आरवी। अच्छा इन दोनों फॉर्मूले में क्या देखो दिखने में जैसे है 1 माइनस आरवी बाय कॉस्ट, यहां भी 1 माइनस आरवी बाय कॉस्ट। बस फर्क क्या है, इसमें जो 1 बाय लाइफ है वो उसकी पावर में है,
और इसमें जो 1/लाइफ है इस पूरी होल ब्रैकेट के बाहर, ये फर्क है एसएलएम और डब्ल्यूडी में। ठीक है, तो ये आपका सीधा आंसर आएगा, ये 0.60 0.40 करके 0.10 10%। पहले भी 10% ही आ रहा था, बट उसमें दो फार्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, यहाँ सिंगल फार्मूले से काम हो रहा है। ठीक है, उसमें दो फार्मूले लगाने पड़ेंगे। और एक चीज और बताता हूँ, आगे जो क्वेश्चन होगा ना मिसिंग फिगर वाला, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपको। पहले ये बताओ, ये एक होमवर्क देना है बस, 4 से लेकर 11 तक किसको डाउट है? किसी को नहीं है। नहीं ये होमवर्क नहीं है, ये तो क्लास पर था। नंदनी 11 तक सारे हो गए? साल हो गए। आगे हो जाएंगे, ये 7 तक हो गए तो आगे भी हो जाएंगे, है ना? यस सर। ये कौन सी रंज है? शिवानी कितने हो गए? 9 हो गए। प्रवेशिका मेरे तो सारे 11। 7 तक ना हो। रोहित 11 तक हो गए ना सारे। अंशी कितने? सारे हो गए। आपने बड़े कम करे, सब बच्चों ने कर लिए 11। आपने बोला 6-7 कर लो, अभी 6-7 तक कर कब बोला मैंने 6-7 कर लो? अभी वहां बैठ के कैमरा चल रहा है, रिकॉर्डिंग है सारी लो सर। मैंने। अच्छा अभी यहाँ देखो, होमवर्क लिखो 12 से लेकर 19 तक। वैसे इसमें 12 और 13 आप कर भी चुके हो, तो 14 से 19 कर लो होमवर्क। 14 से 19 आज का होमवर्क है। क्वेश्चन 14 से क्वेश्चन 19। अब इसमें क्या है, मिसिंग फिगर है। 4 चीज होती हैं जो मैंने बताया था, 3 चीज तो फैक्टर बताई थी मैंने, कॉस्ट, रेजल वैल्यू और लाइफ। कॉस्ट, लाइफ, रेजल वैल्यू, 3 चीज तो मेन जो क्वेश्चन में देखती होती है। और एक नई चीज हमने सीखी, रेट निकालना, डेप्रिसिएशन का रेट। डेप्रिसिएशन का रेट निकालना सीखा, जिसमें डब्ल्यूडी में ये फार्मूला है और एसएलएम में ये फार्मूला है डेप्रिसिएशन रेट का। इन चारों में से ये 3 चीज दे रखी थी, गिवन है, और रेट मिसिंग है, तो रेट निकालना आपने सीख चुके हो। ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखो, रेट मिसिंग है। कॉस्ट पता है, लाइफ पता है, बुक वैल्यू पता है। बुक वैल्यू मतलब वही रेजल वैल्यू मान लो, जो आरवी है वही बुक वैल्यू समझ लो, बुक वैल्यू आफ्टर एन इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स। तंद्री ध्यान दो, 12-13 का तो देखो आंसर देखो, 10% 12 का और 20% 13 का। तो ये नहीं अभी नहीं करना, क्लास होमवर्क है। तो 12-13 तो हो चुका है ना हमारा। ऊपर जो हमने क्वेश्चन करे हैं वही सेम चीज है। 14 में क्या मिसिंग है? प्रवेशिका, रोहित बातें नहीं। 14 में क्या मिसिंग है? बुक वैल्यू मतलब वही रेजल वैल्यू मिसिंग है। 15 में क्या मिसिंग है? रेजल वैल्यू। 16 में क्या मिसिंग है? नंबर ऑफ ईयर। 17 में भी, और 18 में कॉस्ट, 19 में कॉस्ट। अब बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर आपको ये बोर्ड पे ध्यान दो, इनमें से कोई 3 यहाँ पे ध्यान दो, अगर इन तीनों में से तीनों चीज गिवन है, रेट निकाल सकते हो। और अगर रेट दे रखा है तो तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो, मैथमेटिक्स है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, ये 2 फार्मूले याद रखने हैं। इसमें चारों चीज होती है, ऐसा और कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें चारों चीज यूज में आ रही है। ये 2 फार्मूले याद कर लो बस। देखो इसमें रेट भी है, आरवी भी है, कॉस्ट भी है, लाइफ भी है। अगर एसएलएम का क्वेश्चन है तो आपको ये वाला लगाना है, डब्ल्यूडी का क्वेश्चन है तो ये लगाना। बाकी जो नहीं दे रखा वो एक्स मान के निकल जाएगा। 4 में से 3 चीज आपको दी होंगी, पक्की बात है मैथमेटिक्स से। 2 फार्मूले से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये करके आना है होमवर्क में 14 से लेकर 19 तक पूरा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे। क्लास में पढ़ाते भी इतना मत डिस्टर्ब किया करो, ब्रेक टाइम बात किया करो।